हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अब इस पूरे के पूरे अप्रैल महीने के एंड तक अपने को ये ग्रामीण परिवेश लगातार पढ़ के समाप्त कर देना है और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, जिससे मैक्सिमम मार्क्स हमारे आ जाएं। हम 22, 23, 24 तक खींच जाएं, अगर पॉसिबल हो तो 25 भी इसमें लेके आ जाएं। तो जी जान लगा देंगे अब इसमें। पर एक आपसे प्रार्थना भी है भाई, आप लोग कम से कम वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि कोई भी शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है। तो कम से कम इतने खुदगर्ज तो आप ना बनो कि वीडियो को लाइक भी ना करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ना करो, ठीक है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, इतना तो आपको करना चाहिए। तो आज हम 4 प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखो, योजना कार्यक्रम बहुत सारे हो जाएंगे, बट आपको ये बहुत फ़ायदा देंगे आपके निजी जीवन में भी, आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ में भी, ठीक है। बहुत नॉलेज इनसे गेन होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पहले, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद दो योजना हो रहे हैं, उनको देखेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है, इसको शॉर्ट में PMAGY भी कहते हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। सन 2011 में ये योजना चालू की गई थी कि मतलब आदर्श ग्राम, गांव को आदर्श बनाना, मतलब एक जो परिपाटी है, जो एक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग सेट करना गांव को, एक गांव में सुख सुविधाएं पहुंचाना, गांव में आर्थिक उन्नति लाना, गांव का विकास करना, तो उसको एक आदर्श ग्राम बनाने की तरफ ले जाने की एक पहल है। तो आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत क्या होता है, गाँव का चयन किया जाता है। अब वो कौन से गाँव होते हैं कि भाई ये गाँव ले लो, वो गाँव, ऐसे नहीं होता। एक क्राइटेरिया रखा है, एक पात्रता, चयन की पात्रता, भाई कौन सा गांव सेलेक्ट होगा, एलिजिबिलिटी रखी है, पात्रता रखी है कि भाई ये पर्टिकुलर खासियत उसके गांव के अंदर होनी चाहिए, तो ही आपका क्या होगा, वो गांव आदर्श ग्राम योजना के लिए चुना जाएगा। तो आदर्श ग्राम योजना के लिए चयन की पात्रता क्या है कि जिस गांव को आदर्श ग्राम योजना के लिए चुना जाए, उसकी जनसंख्या या आबादी 500 से अधिक हो, ठीक है, 500 से अधिक हो, ठीक है, 500 लोगों से ज़्यादा उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। और उन 500 में से भी 50% लोग शेड्यूल कास्ट से होने चाहिए, है ना। आप अनुसूचित जाति से वहाँ पे लोग होने चाहिए, ठीक है। तो 500 से अधिक जनसंख्या हो और उन 500 में से भी उन 500 से अधिक, मान लिया कि भाई 501 है, ठीक है, 501 है मान लिया, तो इन 500 में से 250 प्लस लोग कैसे होने चाहिए, SC कैटेगरी के होने चाहिए, तो वह गांव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयन करने के लिए योग्य होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये 2011 में शुरू की गई थी, तो केवल 5 राज्यों में इसको शुरू किया गया था, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल व असम। परंतु अब धीरे धीरे करके पूरे भारत के जो गाँव हैं, और वो गाँव इन दोनों शर्तों को पूरी करते हैं, ऐसे गांव हैं 26,968, 26,968 विलेजेस ऐसे हैं जो इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, यानी कि ये पात्र गांव हैं। तो अब धीरे धीरे करके ये योजना बढ़ रही है और 2024-25 तक लक्ष्य है कि जितने भी पात्र गांव हैं भारत में जो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, उन सबको लाभान्वित किया जाए इस योजना के अंतर्गत। अब कोई पूछेगा कि चलो सर, ये भी बात है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, कब लागू हुई और क्या क्या मतलब क्राइटेरिया है, कब, मतलब सब चीज़ें हैं, पर कुल मिला के ये तो बताओ कि इस योजना का फ़ायदा क्या है, ठीक है, क्या लाभ होगा इससे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस गांव को इस योजना के तहत रखा जाता है, उस गांव को 10 लाख रुपए अधिक दिए जाते हैं। क्या? उस गांव को 10 लाख रुपए अधिक दिए जाते हैं। अब आप बोलोगे 10 लाख रुपए अधिक किससे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक गांव को ग्राम्य विकास के लिए और निर्धनता निवारण स्कीम के तहत जो धनराशि दी जाती है, एक धनराशि दी जाती है हर गांव को, भाई गांव का विकास हो उसके लिए पैसा अलॉट होता है,
और निर्धनता निवारण स्कीम के तहत पैसा अलॉट होता है। तो ये पैसा तो सभी गांवों को अलॉट होता है, परंतु जो गांव आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित किया जाएगा उस गांव को ग्राम्य विकास के और निर्धनता निवारण स्कीम के जो पैसा मिल रहा है उससे भी 10 लाख रुपए ज्यादा दिए जाएंगे, जिससे उस गांव का विकास होगा। और इस बात को क्यों रखा गया कि एससी ज्यादा हो, क्योंकि इन लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान पर ही ध्यान दिया जा रहा है। बहुत समय चला आ रहा है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, इवन आप ये माने कि भारत में जाति प्रथा ने इतना बुरा हाल मचाया कि ऊंची जाति वाले अपने आप को कहने वाले कि ऊंची जाति का है, भाई ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये फलानी निमाकी जाति का है, और वो निचली जाति जिनको मतलब जिसमें बहुत सारी कास्ट आ जाती हैं, जिनको एससी कास्ट कहते हैं, ठीक है, दलित जिसमें आ जाते हैं, उनका मतलब उनको ये माना कि भाई ये तो बेकार है, बिल्कुल बेकार। ऐसा मतलब आज भी ऐसा नहीं है कि आज भी देखने को मिलता है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, दलित लोगों के साथ में ये आचरण होता है, होता हुआ आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, बहुत दो राय, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे दलित लोगों की धारणा बन गई है कि ये ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। परंतु मैं एक चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कुछ महीने गैप पे। उस चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब वास्तविकता में शास्त्रों में क्या बातें बताई गई हैं, और शास्त्रों में अगर आप जाएंगे, ठीक है, इन छोटी मानसिकता के लोगों ने, अपने आप को उच्च जाति के अभिमान वाले लोगों ने क्या काम किया, अपने आप तो खाया उल्टा सीधा, आज बिल्कुल आचरण अशुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध आचरण है, और आज भी अपने आप को कुलीन होने के अहंकार में वो डूबे हुए हैं। और छोटे लोगों को मतलब छोटे लोगों को जिनको समाज छोटा लोग मान रहा है, जो मतलब दलित लोग हैं, उनके प्रति वो घृणा का भाव रखते हैं, ठीक है। मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, वही खाना उनका भी है, तो फिर तुम में और उनमें क्या भेद है? वो मतलब उनकी दृष्टि से बता रहा हूँ मैं कि वो उनको लगता है कि भाई हम ऊंचे हैं, भाई वही खान पान तुम्हारा, वही खान पान उनका, वही रहन सहन उनका, वही ये मतलब रहन सहन के ऊपर ही तो लोगों की बात होती है। तो मतलब बड़ी समस्या समाज में रही है। तो आज भी बहुत सारी जगह ऐसा है मामला कि आज भी बहुत दिक्कत होती है आर्टिकल 17 होने के बाद भी। परंतु इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार ने ये आदर्श ग्राम योजना चलाई। तो किसी ने पूछा कि लाभ तो ये होंगे, क्यों चला रहे हो, उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने बोला कि गांव में जो एससी हैं और जो गैर एससी हैं उनके बीच में जो असमानता है उनको समाप्त करने के लिए स्कीम चलाई जा रही है। यानी कि जो एससी लोग हैं जिनका किसी न किसी तरह से शोषण हो रहा है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो रहा है, चाहे वह सामाजिक रूप से हो रहा है, तो उस असमानता को समाप्त करने के लिए ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल थी। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो झूठी जाति के अभिमान में लोग चलते हैं, लगे हुए हैं झूठी जाति के अभिमान में, अगर जिस व्यक्ति को इस कैटेगरी के व्यक्ति को वो देखना पसंद नहीं करते और ये आज IAS ऑफिसर बन जाए तो इसके तलुए चाटने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए ताकत और पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लौकिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि देखेंगे तो पैसा और पावर सबसे बड़ी चीज़ है, परंतु अलौकिक दृष्टि देखेंगे तो इन चीज़ों का कोई भी मूल्य नहीं ठहरता है। दर्शन और आध्यात्म में इनका कोई मूल्य नहीं है। वहाँ सबसे बड़ी निधि है ब्रह्म ज्ञान, या जिसको भगवत प्राप्ति कहा जाता है। ये अलग विषय है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो एक ये योजना हम देख चुके हैं। अगली योजना है SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। अब आप बोलेंगे सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समझ में आ गया, मिशन समझ में आ गया, ये रुर्बन में कुछ मिक्सअप सा हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि गाँव ग्रामीण को कहते हैं रूरल और शहरी को कहते हैं अर्बन। तो यहाँ पे रूरल और अर्बन को मिला के रुर्बन कर दिया गया है। नाम से ही पता लग रहा है कि रुर्बन यानी कि शहर और गांव को मिला के एक कर दिया गया है। तो इसी के लिए ये योजना, ये मिशन चलाया गया था 16 अगस्त 2015 में, और उसके बाद ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। छत्तीसगढ़ में इसको पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया। तब उन्होंने किस नाम से इसको लॉन्च किया? राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के नाम से इसको लॉन्च किया, राष्ट्रीय रुर्बन मिशन। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, रूरल प्लस अर्बन, यानी कि रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज की जो फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड करवाने के लिए, शहरी क्षेत्रों की सुख सुविधाओं का गांव के लोगों को भी आनंद देने के लिए, या गांव के लोगों के विकास के लिए उनको प्रोवाइड कराने के लिए जो मुहिम, जो मिशन शुरू किया गया, उसका नाम है SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है कि इस मिशन के अंतर्गत
सरकारी निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि सरकार और निजी कंपनियां मिलकर क्या काम करेंगी, एक मिशन को चालू करेंगी जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, जिससे लोगों को जीवन स्तर में मतलब उत्साह आए, जीवन स्तर सुधरे, साथ में आर्थिक उन्नति होवे, गांव की सामाजिक उन्नति हो और सभी सुविधाएं उसको मिल सकें। तो ये दोनों योजनाएं हमने देख ली। अब 2 योजनाएं देखते हैं। तो अब तीसरी योजना देखते हैं, NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और उसके बाद है हरियाली परियोजना। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अब जल्दी ये सब चीज़ निबट जाएगी। मुश्किल से 1-2 वीडियो में और केंद्र सरकार की और 3-4 वीडियो में आपका राज्य सरकार की, उसके बाद ज़्यादा कुछ शेष नहीं रह जाएगा। मोटी मोटी चीज़ें पढ़ा के समाप्त कर देंगे। बिल्कुल परेशान नहीं हो, अप्रैल की 30 तारीख तक बिल्कुल पूरी तरह से कोर्स निचोड़ कर फेंक दिया जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हिंदी के बारे में मैं विचार बना रहा हूँ, हिंदी के बारे में और जीएस के बारे में, क्योंकि वीडियो बनाने में अभी थोड़ा सा इंतजाम किया जा रहा है, रुपया पैसा कहीं कहीं से भाई जोड़ा जा रहा है, कहीं से उधार लिया जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, जिससे आप लोगों के लिए एक पूरा स्टूडियो सेटअप बन जाए, डिजिटल बोर्ड वगैरह बन जाए। प्रयास है, अब देखो क्या होता है। अब राम जी की पाठशाला तो निःशुल्क ही पढ़ा रहा है, परंतु अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इन फ्यूचर, अभी नहीं, इन फ्यूचर कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखूंगा भाई मैं कर पाऊंगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों से कंट्रीब्यूशन इस चीज़ के लिए लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी है NFSM। देखो, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य का मतलब खाने पीने की चीज़ें, और सुरक्षा मतलब खाने पीने की चीज़ों की सुरक्षा करना। अब खाने पीने की चीज़ें क्या हैं? अमूमन एक व्यक्ति अपने भोजन के लिए उसको क्या चाहिए? आटा चाहिए, दाल चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मोटे अनाज चाहिए। ठीक है, वाणिज्यिक वस्तुएं जो हैं जैसे गन्ना वगैरह ये हैं, इन सब चीज़ों से बने हुए पदार्थ चाहिए उस व्यक्ति को। तो ये सब खाद्य सुरक्षा में आ जाता है। भारत की जनता को समय से ठीक प्रकार से उसको 2-3 समय का भोजन मिलता रहे, इस फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए एक नई पहल की गई जिसका नाम था NFSM, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, है ना। ये 2007 में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि गेहूं, चावल और दालों का उत्पादन बढ़ाना। देखो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, अगर हम पहले के जितने प्रोडक्शन करते रहेंगे तो नई जनसंख्या जो हो रही है, जो नई जनसंख्या पैदा हो रही है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी? अब पहले प्रोडक्शन होता था 10 के लिए, 10 ही लोग थे तो काम चल जाता था। अब लोग हो गए 15, प्रोडक्शन है 10 के लिए, तो मारामारी मचेगी, भूखमरी मचेगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो भूमि है वो पहले जितनी ही है, तो लोग बढ़ गए ज़्यादा, मूर्ति हो गए ज़्यादा, उगाने की ज़मीन उतनी है, क्षमता उतनी ही है। तो अब क्या किया जाए? अब ये किया जाएगा कि विविध तकनीकों का प्रयोग करके, अलग अलग प्रणालियों का प्रयोग करके हम उतनी ही भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें। प्रति बीघा यदि हम 10 किलो दाल निकाल रहे थे तो अब हमको 15 निकालने का प्रयास करना है, 20 निकालने का प्रयास करना है। तो इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य था कि गेहूं, चावल एवं दालों का उत्पादन बढ़े, पहला उद्देश्य था। दूसरा था कि कुछ जिलों को चिन्हित किया गया और उन चिन्हित जिलों में कृषि भूमि का विस्तार करना। आज के समय में आप देख रहे हैं कि खासकर जो शहरों से लगते हुए गांव हैं, उन गांव की जो कृषि योग्य भूमि है उसमें प्लॉटिंग हो रही है, उसमें कॉलोनीज बन रही हैं तो उसमें मकान बन रहे हैं, और वह कृषि योग्य भूमि समाप्त होती जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमारा जो जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ ये भी पहले गांव का क्षेत्र होता था, ठीक है, अब ये शहर से लगता हुआ है, तो यहाँ भी शहरी विकास की तर्ज पर धीरे धीरे कॉलोनी कट रही है। आसपास पहले कृषि होती थी, अब वो क्या हो गया, सब प्लॉटिंग हो गई, मकान सब बन गए। तो अभी कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा सकता है कि भाई पहले तो हम जो हमारे प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन हम बढ़ाएं। दूसरी बात है कि हम कुछ जिलों को चिन्हित करें कि भाई फलाना जिला, ये जिला, वो जिला, उस जिले में हम कृषि योग्य जो भूमि है उसका विस्तार करें। ठीक है, विस्तार कितना कर सकते हैं? अब विस्तार 2 तरीके से होगा, जंगल को काट के ही विस्तार होता है। ठीक है, जंगल को काट के विस्तार होता है, घरों को तोड़ के कभी विस्तार नहीं होता। तो ये दुर्भाग्य है, और किसानों का जो लाभ है उसको बढ़ावा मिले। ठीक है भाई, जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा ही। तो दाल, चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़े, कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो,
नई प्रणाली अपनाई जाए फसलों के उत्पादन के लिए, सिंचाई प्रणाली, नई उत्पादन प्रणाली अपनाई जाए और किसानों के लाभ में बढ़ावा दिया जाए। जब यह मिशन शुरू हुआ तो इसके 3 घटक थे, पर बाद में ये घटक बढ़कर 5 हो गए। घटक का मतलब कि जिन एरियाज पे फोकस करना है, तो पहले कौन कौन से थे? गेहूं, चावल और दाल, परंतु बाद में चावल, गेहूं, दालों के साथ में मोटे अनाज को भी ऐड कर दिया गया। अब चावल, गेहूं, दालें आपको पता होंगी, पर मोटे अनाज क्या होते हैं? मोटे अनाज होते हैं बंधुओं ज्वार, मक्का, बाजरा और रागी। ठीक है, ये आपने सुना होगा, ज्वार, मक्का, बाजरा सुना होगा। रागी भी एक तरह का मोटा अनाज होता है। तो ये मोटे अनाज हैं, इनको भी इसमें ऐड किया गया। और जो वाणिज्यिक फसलें हैं, जो कमर्शियल क्रॉप हैं, जिनसे अर्थोपार्जन ज्यादा होता है, जैसे गन्ना, जैसे चाय, जैसे तंबाकू, जैसे जूट, जैसे रबर, तो ये सब फसलें कैसी हुई? ये वाणिज्यिक फसलें हुई। तो वाणिज्यिक फसलों को भी इस NFSM में शामिल किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक भाई मुझे बोल रहे थे कि सर इसमें फैक्चुअल डाटा ज़्यादा ऐड करो, जितना आवश्यक है उतना मैं इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि हम अभी लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं। आगे कभी हम सिविल सर्विस के लिए जब पढ़ें